वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सुमित और इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हुए अपना आज का टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने से पहले कुछ मिनट हम फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको हेडिंग दिख रही होगी हिस्ट्री और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है 1215 में। तब क्या हुआ था एग्जैक्टली वो जानते हैं। ये इंसिडेंट है इंग्लैंड का और तब जो इंग्लैंड के राजा उस समय थे उनका नाम था किंग जॉन। तो अब उस टाइम क्या था कि किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी और लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते थे। लोगों का पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब किसी भी कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम तो होती है और यही हुआ। लोगों का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो लोगों ने राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको हमें कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। तो किंग और लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम आपको कुछ राइट्स देंगे। और ये जो अग्रीमेंट हुआ इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और ये अग्रीमेंट किस दिन हुआ था, यानी कि तारीख क्या थी उस टाइम, 15 जून 1215। इस तारीख को ये अग्रीमेंट हुआ था किंग जॉन और लोगों के बीच में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। बट इसमें भी प्रॉब्लम थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये जो राइट्स मिले थे लोगों को ये बड़े बेसिक से राइट थे और कंडीशनल राइट्स थे। कंडीशनल से मेरा मतलब ये है कि कुछ राइट्स सिर्फ मेंस को अवेलेबल थे या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अवेलेबल थे, यानी कि अभी भी हमें बहुत आगे जाना था। अब नेक्स्ट जो माइलस्टोन आया वो आया 4 जुलाई को। कब, 1776 में। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ था और फिर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इनिशियली क्या था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। यानी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनका बन के तैयार हुआ था तो फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। पर धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ तो मिसिंग है और वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने अमेंडमेंट्स करके लेटर ऑन इसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए। तो इस प्रकार यूएसए पहला देश बना जिसने अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए। और फिर स्लोली हम जानती हैं फिर पूरी दुनिया ने ही दे दिए हैं ऑलमोस्ट अब तो ये तो थी हिस्ट्री। दो मेन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे पॉइंट्स थे इसमें कि मैग्ना कार्टा क्या है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है फंडामेंटल राइट्स की। ये इंग्लैंड की बात है। फिर मेजर स्टेप जो लिया गया वो था यूएसए के द्वारा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हमारा मेन टॉपिक है। अब फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है इसके बारे में आप ये जान लीजिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स की बात करते हैं तो सारे आर्टिकल्स एक तरफ और फंडामेंटल राइट्स के ये 12 से 35 तक जो मुट्ठी भर आर्टिकल्स हैं इसमें से उतने ही क्वेश्चन बनेंगे जितने बाकी सारे आर्टिकल से मिला के बनेंगे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, माने की पार्ट है। अब देखिए फंडामेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर ना टोटल 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल्स हैं। अब हमने ना इन आर्टिकल्स को ना पार्ट्स में बांट रखा है। जैसे कि हम अपनी बुक के अंदर चैप्टर्स को यूनिट्स में बांट देते हैं ना। जैसे कि सपोज आपके पास 20 चैप्टर हैं तो आप उनको यूनिट्स में बांट देते हैं। जैसे हमने 5 यूनिट्स में बांट दिए, यानी कि हर यूनिट के अंदर हमने चार चार चैप्टर बांट दिए। जैसे यूनिट 1 में चैप्टर 1 to 4, यूनिट 2 में चैप्टर 5 to 8। इसी प्रकार हमने आर्टिकल्स को भी ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स में बांट रखा है। जैसे कि शुरू के जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने 4 आर्टिकल डाले हैं, आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड पार्ट के हमने अंदर आर्टिकल डाले हैं 5 to 11। पार्ट 3 के अंदर डाले हैं हमने आर्टिकल 12 to 35। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे पार्ट 3 में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन है। अभी मैं बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उनके बारे में बात करूंगा कुछ देर और फिर उसके बाद हम एक एक आर्टिकल को इन डिटेल भी देखेंगे। तो जो बेसिक इन फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है जिनके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हमने ये जानी कि ये पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात, ये आर्टिकल 12 to 35 में है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं तो वो पार्ट 3 है। अब इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं वो आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैग्ना कार्टा ही उस अग्रीमेंट का नाम था जो पहला अग्रीमेंट था राइट से रिलेटेड, इसलिए हम इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ओरिजिनली यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 1950 में,
तब हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। बट आज की डेट में आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है। कौन सा राइट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था इंडिया में, बट अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अब इधर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इधर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या ठीक है अब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब कैसा राइट है ये? अब ये एक लीगल राइट है। ठीक है, पहले कौन से आर्टिकल में था फिर ये? पहले था ये आर्टिकल 31 और 19(1)(f), यानी कि 2 आर्टिकल्स में इसके बारे में बात की गई थी। अब उधर से इसे हटा दिया गया है, अब इन आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं है। अब इसे कहाँ डाल दिया गया है? अब इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। अब 300A ये तो डेफिनेटली पार्ट 3 में नहीं आता होगा, अब ये कौन से पार्ट में आता है? ये है पार्ट 12 में। तो यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट अब एक लीगल राइट है। पहले ये आर्टिकल 31 और 19(1)(f) में था, अब इसको डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। और ये आर्टिकल 300A कौन से पार्ट में है? ये है पार्ट 12 में। एक और चीज़, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे हम, जब हम इन्हें डिटेल में करेंगे। अभी आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया तो इस पर हम दोबारा आएंगे। तो अब देख लेते हैं, मैंने कहा था कि हमारे पास पहले 7 थे फंडामेंटल राइट्स, पर अब 6 थे, 6 रह गए हैं। तो ये 6 कौन कौन से राइट्स हैं? ये हैं हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 6 फंडामेंटल राइट जो है हमारे पास गिवन है, उनको मैंने लिख रखा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। और ये इनके साथ में मैंने आगे ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि कौन से कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। ये ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि राइट टू इक्वालिटी कौन से कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। आपको ऑप्शन दे देंगे, राइट टू इक्वालिटी प्रेजेंट है आर्टिकल 4 to 8 में, 10 to 12 में, 13 to 14 में, या फिर 14 से 18। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 14 to 18 में प्रेजेंट है राइट टू इक्वालिटी। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी है 14 to 18 में, यानी कि इन 5 आर्टिकल्स में राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है। फिर है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 नंबर आर्टिकल में डिस्कस्ड हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 और 30 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 में। तो ये हो गई बेसिक बातें, फैक्ट्स हो गए। ज़्यादातर सवाल वैसे आपके यहीं से बन जाएंगे। अब बाकी हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था, फंडामेंटल राइट जो है हमारे, ये आर्टिकल 12 से 35 तक प्रेजेंट है। और जब मैंने यहाँ बात करी कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 है, अब आप देख रहे हैं 12 और 13 की तो मैंने बात ही नहीं करी, पर मैंने कहा था कि 12 और 13 फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो ऐसा है, 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही आप देखेंगे इसके अंदर मैंने आर्टिकल 31 भी कहीं मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31 तो हट चुका है, वैसे पूरी तरह नहीं हटा है, कुछ हिस्सा हटा है। और फिर इसके बाद आर्टिकल 32 पे हम खत्म करें, आगे कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस नहीं करें क्योंकि उनमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनमें उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं पार्ट 3 के। जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की अब देखिए मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है इसे, मेरा कैसे प्रेजेंटेशन है, ये है, मैं अपना आर्टिकल नंबर लिखूंगा और उसका टाइटल लिखूंगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पर देखेंगे तो आर्टिकल 12 का टाइटल उसमें दिया हुआ है डेफिनेशन, आर्टिकल 13 का टाइटल ये दिया हुआ है लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ आर्टिकल नंबर और टाइटल लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको खुद बताऊंगा अपने वर्ड्स में, आसान शब्दों में। आर्टिकल 12 का टाइटल है डेफिनेशन। किस चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है? इसमें दी हुई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब हमारे यूपी राजस्थान वाला स्टेट नहीं है। इसका स्टेट का मतलब है, इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि हम आने वाले आर्टिकल में जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे हमारा स्टेट से क्या मतलब होगा। तो ये कहते हैं स्टेट का मतलब हमारे लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या फिर कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। यानी कि मान लीजिए एक तरीके से पूरी सरकार जो है ना, उसे हम स्टेट कह रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 12 में हमने डेफिनेशन दी है स्टेट की, और स्टेट का मतलब हमारे लिए है सरकार। अब आप सोच रहे हैं सरकार की डेफिनेशन
फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में क्यों दी गई है? क्या मतलब यहाँ सरकार का? मतलब ये है, इसका मतलब है, और ये क्यों है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, दीज आर इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स करा सकते हैं, आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। मतलब अगर कोई दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है तो उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का केस नहीं बनता है यहाँ पे। बट अगर सरकार आपके साथ कुछ कर रही है, भेदभाव या कुछ प्रॉब्लम, तब आप कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल के, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यानी कि दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का केस नहीं बनता, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बट अगर सरकार आपके साथ कुछ कर रही है, वो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि हाँ भैया मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है। अब आर्टिकल 13 क्या है? ये टाइटल क्या देता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये आसान शब्दों में यहाँ ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून या लॉ नहीं बना सकती है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 12 और 13 की बात। आर्टिकल 12 और 13 मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आगे बात करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा पहला फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाता है, राइट टू इक्वालिटी। ये देखिए मैंने इसमें दिया हुई थी आपको लिस्ट 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स की। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा प्रेजेंट था आर्टिकल 14 से 18 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 का टाइटल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब मैं आपको इसके अंदर जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, एज इट इज पढ़ के बताता हूँ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये बात करता है, आसान भाषा में ये कहना चाहता है कि हम ना किसी की पोजीशन या स्टेटस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो कानून बनेगा सबके लिए बराबर होगा। अगर कोई पुलिस वाला है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। तो बेसिकली आपको ये टाइटल्स याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट टाइटल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कौन सा आर्टिकल है। जैसे कि पिछले अभी कुछ समय एग्जाम में आया था, आर्टिकल 17 के बारे में पूछा था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है? तो आर्टिकल 17 में प्रेजेंट है। अब हम अगला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं अपने, आर्टिकल नंबर 15। इसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये क्या कहता है कि आप ना इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन से रेस से है, कौन सी कास्ट से है, क्या सेक्स है उसका, यानी कि मेल है या फीमेल है, कहाँ पैदा हुआ है, इस बेसिस पे आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ये चीज़ मिलेगी, ये प्रिविलेज मिलेगी, कोई राजपूत है, कोई जाट है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। सब लोग बराबर हैं, इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब आप ध्यान से पढ़िए, इसने ये नहीं लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें ये लिखा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यानी कि सिर्फ इन 5 बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको ओलंपिक के लिए टीम बनानी है तो फिर तो लोग कहेंगे भाई, फिर तो आप यही देखेंगे ना जो ज़्यादा जिसके अंदर एबिलिटी है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। वहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं पर इन 5 बेसिस पे नहीं कर सकते बस। तो ये कहता है। और ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो भी हमारी ये जो नौकरियां निकलती हैं इनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आप कहते हैं कि फिर रिजर्वेशन भी है, तो इसके अंदर अलग से मेंशन, इस आर्टिकल में साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि रिजर्वेशन भी दिया जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अब आर्टिकल नंबर 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको टोटली अबॉलिश किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये क्या कहता है? यानी कि सरकार आपको ना कोई ऐसा टाइटल नहीं दे सकती जो आपने कमाया ना हो। सरकार आपको सिर्फ वो टाइटल दे सकती है जो आपने खुद कमाया हो। इसके अंदर 2 टाइप के टाइटल्स आते हैं, मिलिट्री टाइटल्स एंड अकेडमिक टाइटल्स। जैसे कि अकेडमिक टाइटल हुआ डॉक्टर, यानी कि आप डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं, बाकी और कोई टाइटल नहीं लगा। जैसे लोग एंसेस्ट्रल टाइटल्स लगाते थे, राजा, महाराजा, नवाब, ऐसे टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। यानी कि जो आपने अर्न नहीं करे हैं ना, उन टाइटल्स को आप नहीं लगा सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा पहला फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में जो 5 आर्टिकल्स थे उसके बारे में बात। अब नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 देखते हैं हम। आर्टिकल 19 की हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अब देखिए ये शॉर्ट में लिख रखा है, इसके अंदर क्या है, ये आर्टिकल ना हमें टोटल 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। अब ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है अभी वो आपको बोल के बता देता हूँ, आप एक बार थोड़ा गूगल करके तसल्ली से पढ़ भी लीजिएगा, इसे क्या क्या है इन्हें याद कर लीजिएगा। तो हमें ये जो आर्टिकल है हमें 6 फ्रीडम्स देता है। क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये टोटल 6 फ्रीडम्स देता है। वैसे इनिशियली जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे पास 7 फ्रीडम्स थे इस आर्टिकल के अंदर, पर एक फ्रीडम को हटा दिया गया है, वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा तो उसका फ्रीडम का भी क्या ही मतलब है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ इन एक 6 के 6 फ्रीडम के बारे में थोड़ा थोड़ा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं कुछ बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप लोग असेंबल हो सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, वो कोई इलीगल काम नहीं है, कर सकते हैं आप। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश में कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यूपी भी जा सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं, कश्मीर रहते हैं तो कन्याकुमारी आ सकते हैं, यानी कि देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, यानी कि आप देश में कहीं भी प्लॉट लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ हम प्लॉट नहीं खरीद सकते। हाँ, वो कुछ चीज़ें तो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे नहीं खरीद सकते, उसके अपने रीजंस हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन डालने के। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 19 की बात। अब ये जो मैंने 6 के 6 फ्रीडम बनाए हैं, आपको ये 6 के 6 फ्रीडम याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 20 पे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, ये आपको ना आर्बिटरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाता है। यानी कि आपने जितना जुर्म किया है ना उतनी ही सज़ा मिलेगी आपको। ये नहीं कि आपने गलती छोटी सी करी है और आपको सज़ा बहुत बड़ी दे दी। जैसे पुराने ज़माने में होता था, राजा के मूड के ऊपर डिपेंड होता था। राजा उस टाइम गुस्से में, तो उन्होंने कह दिया एक काम करो भाई, इसकी ना दोनों आंखें निकलवा दो और सारी उंगलियां काट दो और उल्टा टांग दो पूरे दिन के लिए। और हुआ क्या हुआ, चोरी उसने जरा सी करी होगी 10 रुपए की। तो ये जो होता था ना, इसी सिचुएशन से बचाने के लिए हमने ये आर्टिकल बनाया है। ये आपको आर्बिटरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाएगा। यानी कि जितनी आपने सजा की है, गलती की है, उतनी ही आपको सजा दी जाएगी, ना उससे कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपकी कोई पर्सनल लिबर्टी या लाइफ आपसे छीन नहीं सकता है। ऐसा नहीं है आपको जेल में नहीं डाला जा सकता है, जैसे पर्सनल लिबर्टी छीनी छीनी गई आपकी जेल में डालने से, ऐसा नहीं आपको जेल में, ये नहीं कह रहा कि आपको जेल में नहीं डाल सकते, आपको जेल में डाल सकते हैं, बट उसके लिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू फॉलो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आप कानूनी तरीके से डाल रहे हैं तो डाल दीजिए। तो बेसिकली आपकी ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल का पार्ट है, तो वो इसी का है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का ही तो मैटर है वो। तो इसका टाइटल अक्सर पूछा जाता था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है ये। अब है आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। ये क्या कहता है कि जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सरकार, ये इस बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 22 पे बढ़ने से पहले मैं आर्टिकल 20 और 21 के बारे में एक बात बताना चाहूँगा आपको। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 359। ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ना ये पावर है कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन में ना वो आपके ना ये राइट सस्पेंड कर सकता है कि आप फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। बहुत खतरनाक बात है ये, और इस बात से हमें नुकसान हुआ भी था जब एक इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तब इस चीज़ का मिसयूज़ भी किया गया था। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप उस समय नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आप आपके फंडामेंटल सारे आर्टिकल के साथ फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं,
और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो इस जो ये गलती हमसे हुई थी इनिशियली, इस गलती को फिर हमने ठीक किया 1978 में। 1978 में हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। इवन नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में भी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, वरना जो पावर में होगा वो इनसे बहुत बुरी तरह मिसयूज़ कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है इतिहास में। इसीलिए हमने ये अमेंडमेंट किया। तो ये क्या था इसमें, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब विद टाइम हमें लगता है इसमें कुछ चीज़ें जोड़ने की या हटाने की ज़रूरत है, तो हम उसको चेंज करते हैं। जो ये चेंज होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब पहली बार जब हमने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, और ये 1978 में हुआ था। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि आर्टिकल 20 और 21 को आप कभी सस्पेंड नहीं कर सकते, इमरजेंसी सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं कर सकते। और ये सस्पेंड करने की पावर कौन दे रहा था, आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को। तो उसको हमने अमेंड कर दिया कि 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, बाकी सारे आर्टिकल्स को सस्पेंड कर सकते हैं आप। अब आते हैं आर्टिकल 22 पर, अपने लास्ट आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम का। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये क्या कह रहा है, अब ये नहीं कह रहा है कि आपको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है आपको अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है, पर कब किया जा सकता है, इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानूनी तरीके से करिए, कर सकते हैं, वैसे गैर कानूनी तरीके से कुछ, मतलब आपको जो प्रोसीजर है ना वो पूरा फॉलो करना होगा किसी को अरेस्ट करने से पहले। ये नहीं कि मन किया इसको आज अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, ऐसा नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड योर फ्रीडम, इसीलिए इसको डाला गया राइट टू फ्रीडम में। अब हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये किस चीज़ को रोकता है, ये जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमंस की, जैसे पुराने ज़माने में होता था, लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था, और या फिर फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन उनसे मजदूरी कराई जाती थी, उनको गुलाम बना के रखा जाता था। ऐसा अब नहीं हो सकता है, आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स में और उनको ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 23 कहता है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ये क्या कहता है, ये बात करता है कि आप बच्चों को ना फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अब मैं पूरी बात करता हूँ, एक्सेट्रा क्या है ये भी बताता हूँ, और चिल्ड्रन चाइल्ड किसको मान रहे हैं ये बताता हूँ। तो ये चाइल्ड मान रहे हैं 14 साल से छोटे बच्चे को या 14 साल तक के बच्चे को, यानी कि 14 साल से नीचे वाले बच्चे को ये चाइल्ड मान रहे हैं। कोई 16 साल का तो उनके लिए चाइल्ड नहीं है, ये आर्टिकल उसके लिए नहीं है। 14 साल से नीचे के बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ये कहते हैं 14 साल से नीचे के बच्चे को आप कहाँ कहाँ नहीं एम्प्लॉय करा सकते। तो इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हैं। पहला है फैक्ट्री, यानी कि आप बच्चे को फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। दूसरा, माइन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और तीसरे में एक टर्म लिख दिया है, एनी हजार्डस प्लेस, यानी कि किसी हजार्डस जगह पे आप उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते बच्चे को। तो इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हैं कि 14 साल से नीचे के बच्चे को आप किसी फैक्ट्री, माइन या किसी हजार्डस जगह पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप सोचेंगे मतलब कुछ तो जगह होंगी जहाँ पे हम 14 साल से नीचे के बच्चे को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ऐसी जगह है जो उनके लिए सेफ़ हैं, जहाँ उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ बच्चे को एम्प्लॉय किया जा सकता है। वो भी, पर उसके लिए भी कंडीशन है, वो स्कूल आवर्स के बाद होना चाहिए। यानी कि यू कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड एट अ सेफ प्लेस ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हैं, सपोज़ किसी के पापा सब्जी बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता, वो हेल्प कर सकता है। अगर 13 साल का है, मतलब 14 साल से नीचे का ही है, 13 साल का है, वो कर सकता है उनकी हेल्प, पर कब, आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल्स के बाद। यानी कि उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए और उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस वर्क प्लेस में। तो ये बात है इसमें। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो फ्रीडम्स दिए गए हैं उनकी बात इसमें है। तो इसमें पहला आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब ऐसा है, देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, अगर आपको आप इसमें अपनी सहूलियत के लिए बीच में वीडियो को पॉज करके आर्टिकल का टाइटल पढ़िए, फिर मेरी वीडियो देखिए, तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपको ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारे टाइटल में दी गए हैं। पहली बात क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सॉरी कॉन्शियंस,
एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्शियस से क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं आप जैसे आप चाहें वैसे अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मूर्ति पूजन करना है कर सकते हैं, मंदिर जाना है जा सकते हैं, मंदिर नहीं जाना मत जाइए, 4 बार नमाज पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, 4 बार नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं मत पढ़िए। यानी कि आप जैसे चाहें वैसे अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा करिए, ऐसे ही कनेक्ट होना है गॉड से, मतलब मंदिर जाइए ही जाइए, नमाज पढ़िए ही पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। दूसरा क्या कहता है, फ्री प्रोफेशन, यानी कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला कि इस धर्म को अपनाएंगे या उस धर्म को, और अगर चाहते हैं कोई भी धर्म ना अपनाएं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तीसरा टर्म है फ्री प्रैक्टिस, यानी कि आप अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको पीसफुल तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। वायलेंट तरीके होंगे तो डेफिनेटली आपको रोका जाएगा। फिर फ्री प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। अब अगेन ये भी आपको पीसफुली ही करना है, यानी और फोर्सफुली नहीं करना है। अब मतलब आप किसी को अपने रिलीजन की एडवांटेजेस गिना के उसको इन्फ्लुएंस करके करा सकते हैं उसका, मतलब उसको धर्म बदलवा सकते हैं उसका, बट फोर्सफुली नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए आर्टिकल 25 और 26 ना, इनके अंदर एक कनेक्शन है। वो क्या है, जो आर्टिकल 25 है ना, ये किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम्स की बात करता है कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। और जो ये आर्टिकल 26 है ना, ये किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रिलीजियस फ्रीडम्स की बात करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए या फिर डिनोमिनेशन कह लीजिए, ये उनके पास क्या क्या रिलीजियस फ्रीडम्स हैं उनकी बात करता है। तो आर्टिकल का टाइटल क्या था इसका, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, उसे चला सकता है, इस टाइप की बातें इसमें हैं। यानी कि 25 में किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम्स की बात की गई, रिलीजियस राइट्स की बात की गई है, और आर्टिकल 26 में किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनकी बात की गई है। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 27 और 28 पे। आर्टिकल 27 का टाइटल है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब ये कहता है कि आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि इस धर्म के प्रचार के लिए आप पैसे दो, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, पर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको कहें कि भैया हम उधर मंदिर बना रहे हैं और आपको सबको देने ही देने हैं 5,000 रुपये। ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ कोई। हाँ, आपकी श्रद्धा है, आप अपने मन से चाहे आप 5 करोड़ दीजिए, पर फोर्स नहीं किया जाएगा आपको कोई। अब आप कहेंगे हमने तो देखा है कुछ मंदिरों में फीस लगती है छोटी सी, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तो ऐसा है उस चीज़ को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, वो ले सकते हैं। एक नॉमिनल सा फी चार्ज कर सकता है इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली रन करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 28, उसका हेडिंग है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इस मुश्किल सी भाषा को मैं डिकोड करके बताता हूँ आपको क्या कहना चाहता है। ये बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स में ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कुछ में नहीं दी जाती हैं, और कुछ में क्या होता है उनको अटेंड करना कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं करना होता। यही चीज़ इसके अंदर समझाई गई है कि आपके पास ना कुछ स्कूलों के अंदर ये फ्रीडम है कि आप वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कुछ में नहीं दे सकते। कुछ में आपके पास फ्रीडम है कि आपकी मर्ज़ी है, आप अटेंड करना चाहते हैं तो करिए, आपको नहीं मन है तो आप मत करिए। तो इन्होंने 3 कैटेगरी के स्कूल बना दिए। एक ऐसा स्कूल जो पूरी तरह स्टेट फंड से चल रहा है, यानी कि पूरा उसका सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। तो अटेंडेंस की तो बात ही नहीं हुई कि कौन अटेंड करनी है या नहीं करनी। तो पहला टाइप का स्कूल है जो पूरी तरह सरकार मैनेज कर रही है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। अब दूसरे टाइप का स्कूल है जो चल तो किसी ट्रस्ट के पैसे से रहा है, बट उसको एडमिनिस्टर सरकार कर रही है, यानी कि स्टेट कर रहा है। तो ऐसे स्कूल के अंदर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट वो स्टूडेंट की मर्जी है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये हो गए 2 टाइप के स्कूल। एक तीसरा टाइप का स्कूल है जो सिर्फ एफिलिएटेड है सरकार से,
जो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे सीबीएसई से उन्होंने रिकॉग्निशन ले लिया, बाकी थोड़ी बहुत एड ले रहा है सरकार से, बाकी सरकार का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ना, यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना। यहाँ पे आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप चाहें तो अटेंड करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। तो आपके पास 3 टाइप के स्कूल हैं। तो इसमें यही बात करी गई है कि कौन से स्कूल में दी जा सकती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कौन से में नहीं दी जा सकती, और कौन से में आपके लिए कंपलसरी अटेंड करना बच्चे के लिए और कौन से में कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, फिफ्थ फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे। इसमें भी 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 की हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि जैसे कि इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये बात आर्टिकल 29 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये मतलब ये आर्टिकल माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट फंडामेंटल राइट पर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये गिवन है आर्टिकल 32 में। इसका टाइटल है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये कहता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटेड राइट्स हैं और आपके गारंटर हैं कोर्ट्स। कोई भी दिक्कत होती है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोर्ट में आइए, हम करेंगे समाधान। ठीक है, तो ये यही कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कि अगर आपका वायलेट होता है तो यू कैन कम टू द कोर्ट, आपका कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। अब देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये। अगर ये फंडामेंटल राइट हमारे पास होता नहीं था तो और कोई फंडामेंटल राइट किसी काम का ही नहीं होता। आप दे दीजिए राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कह दीजिए, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस को अबॉलिश करना है कह दीजिए, बट गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी दे रहा है ये आर्टिकल। यही आर्टिकल बाकी आर्टिकल को जान दे रहा है, यानी कि ये आर्टिकल नहीं होता तो बाकी आर्टिकल्स किसी काम के ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये हमारा। तो इसी वजह से जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने क्या कहा आर्टिकल 32 के लिए कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ उनके मैं आपको। आर्टिकल 32 इज़ वेरी हर्ट इन वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ किताबों में सिंपली ये लिखा होता है आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सोल क्यों है ये भी आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल होता ही नहीं तो बाकी आर्टिकल्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपने कह तो दिया, पर गारंटी कौन दे रहा है कि आपको ऐसा होगा? ये आर्टिकल दे रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बात कही है कि बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे सिमिलर सा क्वेश्चन और बनता है, किसी ने अगर पढ़ा हो तो उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक और बड़ी पर्सनालिटी है, उनका नाम है ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। जो हमारा प्रियम्बल है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक। जिन्होंने आखिरी तक देखा उनको थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।